हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो सभी विषय की आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के सहित, बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल जाएंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और कौन सा आपको टॉपिक समझ में नहीं आया। आज हम करेंगे वायरल पेपर कक्षा 10 2024 सामाजिक विज्ञान का। 100% आपका यही आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। आपका कब है बोर्ड एग्जाम? 7 मार्च 2024 को यही पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इसको अंत तक देख लीजिए। पूरा का पूरा वायरल पेपर है और मैं आपको पूरा 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 सॉल्व करके भी देने वाला हूँ। पूरा फुल सॉल्यूशन वीडियो है ये। सभी प्रश्न को हल सहित मैंने करके आपको बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आप अनुक्रमांक डाल देना, यहाँ अपना नाम डाल देना, जो भी आपका अनुक्रमांक हो, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर हो, जैसा कि आपको एडमिट कार्ड पर दिखाई दे, ठीक है। तो आप याद रखना पूरा का पूरा वायरल पेपर है। आप ये वाला कोड याद रखना 825JI, यही पूरा का पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है 7 मार्च 2024 को। तो सबसे पहले आप सामान्य निर्देश पढ़ लेना। आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। कितने अंक का होगा आपका? 70 अंक का पूरा वायरल पेपर होगा। सामान्य निर्देश हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। सामान्य निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। जैसा कि आप जानते हो, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पर देना होता है, ठीक है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तरक पत्रक पर आप उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग ना करें। अगर दोस्तों आप ऐसा करोगे तो आपका जो है प्रश्न गलत माना जाएगा। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और जो सभी प्रश्नों के जो होंगे अंक वो उसके सम्मुख आपको दिए होंगे, ठीक है। सारे आप पढ़ लें निर्देशांक। और हम चलते हैं अपने खंड आ की तरफ, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उनको मैं हल करूंगा। उसके बाद आपके लघु प्रश्नों को हल करूंगा। उसके बाद मैं आपके दीर्घ वालों को भी हल करूंगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं, उनको भी हल करने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं अपने खंड आ की तरफ। देख लीजिए, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का है, ठीक है। क्या है पहला सवाल? बोला गया वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सन 1972, सन 1974, सन 1976, सन 1980। तो बताओ दोस्तों इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वायरल पेपर है, यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। तो वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों आप सभी जानते हो कब लागू किया गया। तो ये किया गया था आपका सन 1972 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे आप गोला लगा देना OMR उत्तरक पत्रक पर। धरातल पर जल की कमी का कारण है, जो धरातल पर है जल की कमी का कारण क्या है? अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, उपयुक्त सभी। ये भी आपका कितने अंक का है? 1 अंक का है। तो बताओ क्या है? दूसरे वाले प्रश्न का करेक्ट आंसर आप बताना है। तो आप सभी जानते हो धरातल पर जल की कमी का कारण क्या होता है? अतिशोषण, ठीक है। अतिशोषण हो जाए, अत्यधिक प्रयोग होने लगे, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, यानी किसी धर्म को ज़्यादा दे दो पानी, किसी को कम दे दो, ये भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलो तीसरा प्रश्न ध्यान से देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तिलहन, गेहूं, चावल, दलहन।
बताओ तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी आंसर कर रहे हो दलहन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का, क्या है, दलहन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चौथा प्रश्न, झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। झरिया प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों किसके लिए। तो आप सभी जानते हो जो झरिया प्रसिद्ध है वो है आपके कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो पाँचवा, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, बताओ कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हो कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कहाँ है, तमिलनाडु में। छठा प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी सन 1853 में, सन 1857 में, सन 1863 में, सन 1872 में। तो आप सभी जानते हो जो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वो चलाई गई थी सन 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे तक। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, मुंबई से ठाणे तक। चलो सातवां, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 1920, 1927, 1935, 1930। तो बताओ कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी जानते हो किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था दोस्तों, तो 1930 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। आठवां, नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव अनवीकरण योग्य। बताओ लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों। तो याद रखेंगे कौन सा, अनवीकरण योग्य संसाधन है आपका लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। देखो सभी प्रश्नों के अंक हैं सम्मुख, ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। तो बताओ महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। बताओ बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओ। ठीक है, तो जो महानदी पर हीराकुंड बांध जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो आप जानते हो उड़ीसा। कहाँ स्थित है आपका, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद 10वां, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से। तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। बताओ हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। वैसे तो आप समझ गए हो कि हेमे मतलब क्या होता है, लोहा। तो किससे है संबंध आपका, लोहा से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, किससे है, लोहा से। चलो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1950, 1953, 1960, 1998। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आप सभी जानते हो कब किया गया था दोस्तों, 1953। तो बहुत से साथी मेरे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। कांडला बंदरगाह, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। तो 12वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो है आपके पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो 13, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग, व्यापार। कौन सा जो है राज्य सूची का विषय नहीं, यानी कि जो राज्य कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो बताओ कौन सा। ठीक है, तो इसका कार्य आंसर आप सही दे रहे हो बच्चों, क्या दे रहे हो, व्यापार। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो आप, क्या, व्यापार। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो बेल्जियम कहाँ स्थित है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो बताओ बेल्जियम कहाँ स्थित है। वैसे तो बच्चे सभी जानते हैं कि बेल्जियम कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है आपका, यूरोप। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कहाँ स्थित है, यूरोप। 15, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक तरीके से ऋण प्राप्त करते हैं, यानी उधारी प्राप्त करते हैं। ऋण मतलब उधार लेते हैं। 60%, 65%, 85%, 90%। बताओ कितने प्रतिशत।
ठीक है। तो अनौपचारिक तरीके से जो है भारत में लगभग 85% लोग जो है अनौपचारिक तरीके से ऋण प्राप्त करते हैं। चलो 16 निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य है? क्या नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, ये सभी। तो कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का लक्ष्य है? तो दोस्तों क्या होना चाहिए? आपको नियमित कार्य मिलना चाहिए, उपज की उचित कीमत मिलनी चाहिए। आपने जो भी अनाज बोया है, गेहूँ धान, उसकी आपको अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। चाहे आपका गन्ना हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसकी जो है आपने पैदावार किया है उसकी अच्छी कीमत मिले और बेहतर मजदूरी मिले। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 17 निम्न में किसे कृषि क्षेत्रक कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। बताओ किसे कृषि क्षेत्रक कहते हैं? तो आप सभी जानते हो किसे कहते हैं कृषि क्षेत्रक। तो आप सभी जानते हो प्राथमिक क्षेत्रक को ही कृषि क्षेत्रक कहते हैं। किसे? प्राथमिक क्षेत्रक को ही कृषि क्षेत्रक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी का? अच्छे प्रश्न है, ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर में देखने को मिलने वाला। पूरा का पूरा वायरल पेपर है, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। कौन सा उत्पादन का साधन है? बताओ। यानी कि आप जो भी चीज़ पैदा करते हो तो उत्पादन का साधन क्या है दोस्तों? तो आप सभी जानते हो क्या है आपका? पूंजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलो एजेंडा 21 का संबंध ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय विकास से। बताओ एजेंडा 21 का संबंध। ठीक है, तो आप सभी जानते हो जो एजेंडा 21 का संबंध है वो है सतत पोषणीय विकास से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलो भारत में आर्थिक उदारीकृत की शुरुआत कब हुई? 1991, 1989, 1995, 1960। तो भारत में आर्थिक उदारीकृत की शुरुआत कब हुई थी? 1991। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम करने वाले हैं खंड वार, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न है। बंद उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है, 50 अंक का है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? 4 अंक का। अथवा में आप ये कह सकते हो 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। दोस्तों तो मैं आपको करने वाला हूँ नमक सत्याग्रह आंदोलन से आप क्या समझते हो। ठीक है, देखो उत्तर क्या है। गांधी जी ने अपने 18 क्रांतिकारियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। ठीक है ना दोस्तों, यहीं ख़त्म होनी थी। क्लियर हो गया आपका? गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग कितना 10 मील तक का सफ़र किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुँचे। वहाँ उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। इस प्रकार गांधी जी और उन 78 सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया? शुरुआत किया, यानी प्रारंभ किया। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थल कहाँ था। ठीक है ना, आप ये भी पता चल गया होगा कहाँ? डांडी। कहाँ? डांडी। क्लियर? डांडी कहाँ आपका? गुजरात। गुजरात मतलब अहमदाबाद। क्लियर हुआ? चलो दूसरा प्रश्न, मृदा अपरदन क्या है? इसके 2 कारण लिखिए। अथवा मैं ये कर सकते हो जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वर्षा जल संचरण के 2 उद्देश्य बताइए। 4 अंक का। ठीक है, तो मैं मृदा वाला उत्तर देने वाला हूँ। मृदा के ऊपरी भाग, आवरण या परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक साधनों जैसे पवन, जल, हिम या मानव द्वारा विस्थापित करना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के अपरदन के कारण देखो, शुष्क एवं रेतीली क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वृक्षों की अनियमित कटाई और अति चराई से वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिससे मृदा की सुरक्षा नहीं हो पाती है। बहता जल मृदा को काटता है, जो गहरी नालियाँ बनाता है।
ये मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसके 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, 4 अंक की। ठीक है। अथवा में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम 7 मार्च को यही आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों। हमारा चौथा प्रश्न, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अथवा विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? 4 अंक का अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद हम करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 6 अंक का। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? अथवा में संसाधन का अर्थ लिखिए, एक संसाधन के रूप में भूमि उपयोग किन उद्देश्य के लिए किया जाता है? ठीक है, व्याख्या कीजिए, तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र में रोजगार की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, 6 अंक का। अथवा में लोकतंत्र के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 4 लाभ बता दो। 7वां प्रश्न क्या है? असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? इसके 4 आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए, 6 अंक का। अथवा में नदी परिवहन तथा सड़क परिवहन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां क्या है? इन सभी के उत्तर आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। 8वां, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसे उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं बेहद शासन क्यों माना गया है? 6 अंक का। अथवा में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कर लेना। सब में आपको चांस मिलता है बराबर का। अगर दूसरा नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न आते हैं आपके 10 अंक के। तो पहला प्रश्न क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थल था, क्या था? अभी मैंने बताया आपको, दांडी। दांडी कहाँ? गुजरात। गुजरात मतलब अहमदाबाद। ये आपको कहाँ दर्शाना है? मानचित्र में दर्शा देना अच्छे से। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर दोस्तों कहाँ था? वो था आपका गुजरात। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था आपका? लाहौर। कहाँ हुआ? लाहौर। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, कहाँ की? आपकी अहमदाबाद। ठीक है, ऐसे मानचित्र में बना देना, अहमदाबाद। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, कहाँ तोड़ा? आपका दांडी। ठीक है, क्लियर आंसर। इसके बाद ये सब इसको आपको मानचित्र में दर्शाना है। चाय उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा, राणा प्रताप सागर इस चिन्ह के द्वारा, लाल मिट्टी का क्षेत्र आपको इस चिन्ह के द्वारा, नाम सही झारखंड के एक कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी इस चिन्ह के द्वारा, नागार्जुन सागर बांध आपको इस चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सभी प्रश्नों को पूरा तैयार कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को आप शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। पूरे के पूरे वायरल पेपर लेकर आया हूँ मैं। इन सभी को प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।